जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरओ हर तरीके के वनडे एग्जामिनेशन और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसका नाम है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट जो है वो हम घटना चक्र, हमारा जो सोर्स है वो घटना चक्र है और इसको घटना चक्र में 4 पार्ट में दिया गया है, जिसमें कि हम इन चारों पार्ट को कवर करेंगे। और ये जो पार्लियामेंट का चैप्टर है, यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आना तय है। हर एग्जामिनेशन में, मेरे कहने का मतलब है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो और कुछ भी हो। और आपको पता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, आप मैथ कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन जीएस संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो एक सही सोर्स से और ऑथेंटिक तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हुए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है उसमें क्या है, उसमें बताया गया कि पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इट इज़ लेजिस्लेटिव ऑर्गन। तो पहले तो पार्लियामेंट का संबंध किससे है, तो यही हमें देखना है कि पार्लियामेंट का संबंध लेजिस्लेटिव से है। किससे है? लेजिस्लेटिव से है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव है या पार्लियामेंट जुडिशरी है। पार्लियामेंट, अगर जो बिगनर हैं, जो अभी इस चीज़ की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में कैसा काम होता है। तो पार्लियामेंट में जो काम होता है उसको लेजिस्लेटिव वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव वर्क कहते हैं। वहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं संविधान के थ्रू वहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आर्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 79 to 112 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पार्लियामेंट। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 179 to 112, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को याद रखिएगा। एग्जाम में यही आएगा कि आर्टिकल 79 या 79 से लेकर 122 आर्टिकल तक, आर्टिकल 112, 122 तक आर्टिकल किससे रिलेटेड है। या ऐसा ना पूछ के ऐसा भी पूछ देगा कि आर्टिकल 80 किससे रिलेटेड है, 85 किससे रिलेटेड है, 86 किससे रिलेटेड है। तो एक मोटा मोटिव हमें पता रहना चाहिए कि ये हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट उसका टॉपिक ना भी पता रहे, एग्जैक्ट उसका कंटेंट ना भी पता रहे कि इस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, लेकिन अगर वो कहीं से पार्लियामेंट से रिलेट होगी या लेजिस्लेशन से रिलेट होगी, तो हम एक बार को एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी अंदाज़ा लगाने को कहा जाता है कि आपने तुक्का लगाया और आपका आंसर सही हो गया। तो तुक्का भी बिना नॉलेज के नहीं लगता है, ये बात भी आज आप लोग समझ लीजिए। और पार्लियामेंट कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 5 में है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 5 में है आपका पार्लियामेंट का चैप्टर, है ना। पार्ट 5 में है आपका पार्लियामेंट का चैप्टर, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है विद पार्लियामेंट। तो ये 2 लाइन में ही आप लोगों को, देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन आप कितनी बार करते रहो, मल्टीपल टाइम करते रहो, लेकिन ये जो 1.5-2 पेज का इन्फॉर्मेशन होता है ना, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, मतलब रटना तो है ही, उसका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझ लिया, समझने का मतलब क्या है कि आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कोरिलेट करते हुए चलते हैं। कि अगर आपको एक लाइन याद भी है और दूसरी लाइन आपको प्रॉपर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं याद है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उसको कहीं ना कहीं से उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। वो आप मेंस में भी कर सकते हैं और प्री में भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस। तो आर्टिकल 79 कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस इसी से पता चल गई है कि आर्टिकल 79 में ही बताया गया है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्लियामेंट है ना, और किसी देश का पार्लियामेंट मत ले लीजिएगा, क्योंकि हर जगह के पार्लियामेंट की अपनी अलग अलग कहानी है, वो हम कभी देखेंगे बाद में। कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस। तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है, ये याद रखिएगा। बेशक ये कभी पार्लियामेंट में जाते नहीं हैं, इच्छा अनुसार चले जाएं, कुछ इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हर मीटिंग में आना ही है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑल्सो पार्ट ऑफ द आवर पार्लियामेंट। 2 हाउस कौन से हैं हमें पता है, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। तो लोअर हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा। ऐसे देखिए आगे क्या दिया गया है,
लोकसभा इज नोन एज हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल, ये अब जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे ना, 50 बार यही क्वेश्चन पूछा है। हाउस ऑफ पीपुल को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लोकसभा? व्हाट इज द हाउस ऑफ पीपुल? ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए हाउस ऑफ पीपुल मतलब लोकसभा। हाउस ऑफ पीपुल मतलब लोकसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 550 है। कितनी है? 550 है। याद रहना चाहिए ये पॉइंट, जितने भी मैं बता रही हूँ। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है, बट ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, मोटा मोटी तो याद ही रहने चाहिए। एट प्रेजेंट इट हैज़ 543, 550 में से 543 हमारे पास हैं, जिसमें कि स्टेट के 524 है, यूटी के 19 है। इतना अगर अंदर की बात ना भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन एसएससी वगैरह में और रेलवे वगैरह के एग्जामिनेशन में तो ये भी नंबर भी पूछते हैं, लेकिन आपको एक मोटा मोटी तो याद रहना ही चाहिए। आउट ऑफ 550 member, 530 member are representative of state and 20 member are representative of and 20 member are representative of union territory। representative of union territory ये भी याद रखना चाहिए कि जो 550 हमारे पास टोटल मेंबर हैं, इसमें 530 मेंबर जो रहेंगे वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर उसके बाद जो 20 मेंबर रहेंगे, जो 20 मेंबर रहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार देखती हूँ। जो 20 मेंबर रहेंगे, 1 सेकेंड, जो 20 मेंबर रहेंगे वो क्या करेंगे? वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं हम कि आगे और इसके बारे में हमें क्या डिटेल पता चलती है। तो आगे इसके बारे में जो हमें डिटेल पता चलती है, इफ़ इन द opinion of the president there is not enough representation if in the, यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट का पावर की बात कही जा रही है। जब हम प्रेसिडेंट के चैप्टर में जाएंगे ना तो इसके पावर को और डिटेल में समझेंगे। इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट देयर इज़ नॉट इनफ रिप्रेजेंटेशन टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, देन ही कुड नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द लोकसभा। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अपनी लोकसभा में नहीं है, तो वो उसको नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेट कर सकता है का मतलब ये है कि उस कम्युनिटी के का जो भी मेंबर लोकसभा का मेंबर चुना जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, उसको कहीं से चुनाव न लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नॉमिनेशन के थ्रू आ जाएगा हमारी लोकसभा में। इफ़ प्रेसिडेंट ओपिनियन है ना, तो ये इफ़ को ज़रा ध्यान में रखते हुए कि ये है। और ये पावर किसको है? नॉमिनेट करने की पावर किसको है? तो नॉमिनेट करने की पावर अपने प्रेसिडेंट साहब को ही है, लोकसभा और राज्यसभा के मैटर में। और बाकी जितना भी मैटर हो उसमें भले किसी और को हो जाए, लेकिन इसमें तो इनको ही है ना, इसमें तो इनको ही है। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस रिगार्ड देखते हैं हम। In this regard, arrangement related to Anglo-Indian community have not been extended beyond the stipulated date 25 January 2020 by the Constitution 104th Amendment Act 1919, है ना। तो बात इसमें क्या किया गया है? बात in this regard arrangement related to Anglo-Indian community have not been extended beyond the stipulated date, मतलब जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में जो बात कही गई थी उसको कुछ ऐसा, उसमें कोई भी बदलाव ऐसे किए नहीं गए हैं। 10 अरेंजमेंट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा वॉज इंडेड। तो बात देखो, ये जब इंड हो गया ना तो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस इसमें ये पॉइंट को याद रखने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है कि 104th अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा तो थोड़ा बेहतर होगा। आगे देखते हैं हम। एलोकेशन ऑफ स्टेट वाइज सीट इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 1971। ये क्वेश्चन जो है ना 50 बार आया हुआ है एग्जामिनेशन में। कितनी बार आया है? 50 बार आया है। आपको सच अगर बता दूँ तो यही बात है कि ये जो पॉइंट है ना कि लोकसभा के सीट की एलोकेशन कौन से सेंसस के बेस पे होती है? सेंसस 1971। सेंसस 1971 50 बार यही क्वेश्चन आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू, तो ये आप भी याद कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू
84th Constitutional Amendment Act 2001, next assessment shall be held by the year 2026। क्योंकि अब 2026 आने वाला है तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि न्यू एलोकेशन सीट की कब होगी, 2026 में होगी। और 2026 में होगी तो कौन से सेंसस के थ्रू होगी, ये जब 2026 में होगी तब हमें पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा सीट लोकसभा स्टेट आर अलॉटेड सीट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। कौन किसके बेस पे सीट अलॉट की जाती है, किस चीज़ के बेस पे सीट अलॉट की जाती है, पॉपुलेशन के बेस पे सीट अलॉट हमेशा की जाती है। आगे देखते हैं, नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर। हमें पता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, बट इट कैन बी डिज़ॉल्व, एक सेकेंड देखना पड़ेगा हमें, बट इट कैन बी डिज़ॉल्व बाय द प्रेसिडेंट इन बिटवीन, है ना। कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो तो 5 ईयर का है, ये हमें पता है। और कौन सी डेट से है, जिस डेट से उसकी पहली मीटिंग होती है। ऐसा नहीं कि आज इलेक्शन खत्म हो गया, चुनाव का रिजल्ट आ गया, बस उसी दिन से 5 साल तक है, नहीं। जिस डेट से पहली मीटिंग होगी, ये बात देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये फंसाने वाला पॉइंट है। तो ये फंसाने वाले पॉइंट में फंसने का नहीं, इसको अच्छे से याद कर लेने का और सही आंसर देने का भाई, है ना। बट इट कैन बी डिजॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट इन बिटवीन। अंडर आर्टिकल 352 लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में क्या बताया गया है, लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। ये 1 ईयर 6 ईयर में यही कॉन्फ्लिक्ट, 1 ईयर और 6 मंथ में यही कॉन्फ्लिक्ट आता है। यही कॉन्फ्लिक्ट तो क्या कह सकते, कन्फ्यूजन आता है ना। कि नेशनल इमरजेंसी में एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए नेशनल इमरजेंसी है, मान लीजिए 6 महीने में भी सॉल्व होगी तो 6 महीना तो इकोनॉमिक बैलेंस करने में लगेगा ना, तो इसके लिए अपना लगा देते हैं। ये याद रखिए कि 6 महीने नेशनल इमरजेंसी में 1 साल में एक बार के लिए एक्सटेंड कर दी जाती है। आगे, in any case of extension it cannot continue beyond the period of 6 months after the emergency has ceases to operate। कि अगर इमरजेंसी सीज कर दी गई है, इमरजेंसी हटा दी गई है, तो उसके बाद से 6 महीने से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ लोकसभा। क्वालिफिकेशन क्या होती है लोकसभा में चुनने के लिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेस देन 25 ईयर होना चाहिए, है ना। नॉट बी लेस देन 25 साल से, बच्चों का चुनाव थोड़े हो रहा है वहाँ की, कुछ भी 21 साल 18 साल नहीं कर देना है, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ तो लेगा ही, तभी वो सेलेक्ट किया जाएंगे अपने मेंबर पार्लियामेंट के। पोजेज अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हर तरीके के अदर जो ओथ एंड एफर्मेशन रहेगा, अलग तरीके की जो चीज़ें रहेंगी उस पे वो खरा उतरेंगे, उस चीज़ों को वो फुलफिल करेंगे। जो भी ऐसे प्रत्याशी लोग हैं जो लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, वो ऐसी चीज़ें करेंगे तभी उनका काम बन पाएगा। चलिए, आर्टिकल 93 में क्या बात कही गई है ये भी देख लेते हैं। अब आर्टिकल 93 में क्या बात कही गई है, आर्टिकल 93 में बताया गया है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमोंग इट्स मेंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल पहले तो 93 किससे रिलेटेड है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ रहते हैं, तो लोकसभा में रहते हैं। लोकसभा किसका भाग है, पार्लियामेंट का भाग है ना। तो अगर आर्टिकल 93 दे के ये आ जाए पार्लियामेंट, तो आप पार्लियामेंट पे लगा दीजिएगा, वहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ढूंढने मत बैठ जाइए कि भाई अब तो हमें 93 में हमने रटा है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड है, यही मिलेगा तभी लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है ना। आगे देखिए, सस्पेंशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड अप बाय द स्पीकर वेयर्स प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। कि लोकसभा का सस्पेंशन किसके द्वारा किया जाता है, तो स्पीकर साहब के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, स्पीकर साहब के द्वारा किया जाता है।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94B, स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज रेजिग्नेशन इन रिटेन टू द डिप्टी स्पीकर एंड वाइस वर्सा। कि आर्टिकल 94 में, आर्टिकल 94B में ये बताया गया है कि जो अपने स्पीकर साहब हैं वो जो अपना रेजिग्नेशन अगर उनकी मर्जी हो देने की, वैसे जल्दी कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी में या किसी दबाव में स्पीकर साहब को अपनी देनी पड़ जाए, है ना, अपना रेजिग्नेशन देना पड़ जाए, तो वो किसको देंगे रिटेन में? डिप्टी स्पीकर साहब को। डिप्टी स्पीकर को देना पड़ जाए तो वो किसको देंगे? वो देंगे हमारे स्पीकर साहब को। नेक्स्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज हाउस by a resolution passed by the majority of all members of the Lok Sabha, and such resolution shall not be moved until or unless a 14-day advance notice is given. Okay? तो स्पीकर लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं उनके पोस्ट को अगर उनको रिमूव करना है उस हाउस से, अगर भाई सबका मत बन गया कि नहीं ये स्पीकर सही नहीं है, इसको हमें हटाना है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि बस वो कह देंगे और प्रेसिडेंट हटा देगा, ऐसा नहीं करना है। उनको क्या करना है, एक रेजोल्यूशन पास होगा। कैसे? मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द लोकसभा, और 14 दिन की उनको नोटिस देनी है। तो देखो, इतना सारा कहानी समझने से अच्छा है एक कहानी समझ लीजिए कि अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो भाई ऐसे तैसे नहीं हटेंगे। लोकसभा मेंबर जो लोकसभा के मेंबर हैं ना, जो लोकसभा के मेंबर लोग हैं, उनको ऑल मेजॉरिटी, मेंबर ऑफ ऑल मेजॉरिटी के हिसाब से उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और 14 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि जैसे मर्जी किए वैसे ही हटा लिए, बस कहानी खत्म हो गई, वैसा काम नहीं करना है। While a resolution of removal of speaker or deputy speaker is under consideration, both cannot preside, but both have right to speak and take part in the proceeding of the house. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब तक रेजोल्यूशन पास, रिमूवल का रेजोल्यूशन डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का अंडर कंसीडरेशन है, कि कंसीडर करने के लिए भाई अभी रखा गया है, तब तक वो प्रिसाइड तो नहीं कर सकते हैं अपनी पोस्ट को, लेकिन उनको राइट है बोलने का और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को, हाउस की प्रोसीडिंग में पार्ट लेने का उनको राइट है। किसको राइट है? अपने स्पीकर साहब को राइट है ये सब चीज़ें करने, अपने स्पीकर साहब को राइट है ये सब चीज़ें स्पीक करने का, पार्ट लेने का, हाउस की प्रोसीडिंग में पार्ट लेने का उनको राइट है। किसको राइट है? स्पीकर साहब को इस चीज़ का राइट है कि भाई वो प्रिसाइड तो नहीं करेंगे हाउस को अब, लेकिन उनको बोलने और वहाँ पे बात करने का अधिकार है। और ये अधिकार स्पीकर को नहीं है, ये राज्यसभा में, राज्यसभा के लोगों को भी है, और कोई अगर जैसे प्रोटेम स्पीकर वगैरह है उन सबको ये अधिकार है। ऐसा नहीं कि इनको स्पेशल ये मिला है, ये सेम ही अधिकार ही सब में बांट दिया गया है। जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें एक लाइन में ही सब दिखेंगी। विथ द प्रपोजल ऑफ द रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर is in process, both the speaker and deputy speaker have right to vote in first instance but not in case of equality of vote, है ना। तो जबकि ये प्रपोजल रिमूवल का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का प्रोसेस में है, तो ये जो दोनों, अब ऐसा नहीं कि कोई वोटिंग हो रही है तो इसमें ये लोग भाई साइड कर देंगे, नहीं तुम्हारा तो प्रोसीजर चल रहा है, वैसा काम नहीं करना है। ये लोग भी वोट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पहले फर्स्ट इंस्टेंट में वोट ना करके जब वोट इक्वालिटी पे वोट करते थे, क्योंकि जब पार्लियामेंट में किसी भी मुद्दे पे वोटिंग होती है ना तो वो स्पीकर सबके साथ वोट नहीं करता है। वो जब कभी इक्वालिटी हो जाए या कभी एक मतलब बराबर दोनों पक्ष और विपक्ष में वोट पड़ जाए तो स्पीकर अपना एक इंस्टेंट वोट देके वो किसी भी चीज़ को सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम को। तो वो वाला अधिकार इनसे यहाँ पे छीन लिया जाएगा और बोला जाएगा भाई आप अभी ऐसा करिए, आप इंस्टेंट वोट की जगह तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल अपना वोट जैसे, मतलब वो एज अ पार्लियामेंट के मेंबर अपनी सारी राइट एंड ड्यूटी को निभाएंगे, लेकिन जो उनको स्पेशल अधिकार मिला हुआ था स्पीकर बनने का और स्पीकर के पोस्ट पे जो उनको अधिकार मिला था वो सब उनसे छीन लिया जाएगा या हटा दिया जाएगा या पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी अच्छे वर्ड आपको लगे आप चुन सकते हैं उसके लिए। लेकिन एक पार्लियामेंट के सामान्य मेंबर की तरह उनकी जितनी राइट है, जितनी ड्यूटी है, उनको वो सब करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भाई हमारा तो रिमूवल का कंसिडरेशन चल रहा है तो हम तो आएंगे ही नहीं, हम तो पार्ट लेंगे ही नहीं, हम आंदोलन करेंगे, ये सब कहानी नहीं होने वाली है। आगे देखिए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा यूज हीज कास्टिंग वोट ओनली इन द केस ऑफ टाई। द स्पीकर ऑफ लोकसभा
यूज हिज कास्टिंग वोट ओनली इन द केस ऑफ टाई। तो लोकसभा का स्पीकर अपना कास्टिंग वोट किसको देता था? टाई को देता था पहले, लेकिन जब उस पर रिमूवल का प्रोसेस चलने लगा तो वो नॉर्मल देगा। लोकसभा सेक्रेटरी डायरेक्टली फंक्शन अंडर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरीट में कौन आता है? अपने किसी भी सेक्रेटरीट में अपने यूपीएससी से रिलेटेड सेलेक्टेड लोग ही जाते हैं और वो डायरेक्ट लोकसभा स्पीकर के अंडर काम करते हैं। आफ्टर जनरल इलेक्शन प्रोटेम स्पीकर एडमिनिस्ट्रेट द ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब ये प्रोटेम स्पीकर की कहानी क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है। अभी तक तो आप स्पीकर की कहानी जाने, अब प्रोटेम स्पीकर की कहानी जानिए। जो प्रोटेम स्पीकर है ना, वो जनरली ऐसा होता है कि जब लोकसभा चुन के आती है तो उस समय कोई स्पीकर नहीं रहता है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय कोई स्पीकर तो रहता नहीं है भाई, स्पीकर का चुनाव ही नहीं हुआ रहता है, तो सबको ओथ ऑफ अफर्मेशन कौन दिलवाएगा, ऐसी बात हो जाती है। तो उसमें ये किया जाता है, जो मतलब ब्रिटेन से ही ये चीज़ अडॉप्ट की गई है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से ही, कि जो उस लोकसभा में चुन के जितने भी मेंबर जाएंगे उसमें जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा, जो सबसे वृद्ध बुजुर्ग आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, यहाँ पे भी आपको जो अच्छा वर्ड लगे वो चुन सकते हैं, है ना। जो अच्छा आदमी हो, अच्छा आदमी इन द सेंस कि जो एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, उस आदमी को सर्वसहमति से चुन लिया जाएगा कि ये हमारे प्रोटेम स्पीकर हैं। और प्रोटेम स्पीकर साहब की ड्यूटी बस इतनी रहेगी कि वो सबको ओथ दिलवा देंगे। ओथ दिलवाने के बाद जब तक नया स्पीकर नहीं चुन लिया जाता है तब तक वो स्पीकर का काम करेंगे। जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाता है उनकी ड्यूटी ख़त्म, वो एक आम लोकसभा के आम मेंबर की तरह ही अपनी ड्यूटी को निभाएंगे आगे। एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा vacates of his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha. Therefore, President appointed a senior member of Lok Sabha as the pro tem speaker। बात वही है जो मैंने बताई है, लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि प्रो टेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। जो स्पीकर होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो ये बात याद रखने वाली है ना, कि प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं। सीनियर मोस्ट सबसे वृद्ध बुजुर्ग आदमी को प्रोटेम स्पीकर की तरह नॉमिनेट अपॉइंट कर दिया जाएगा। अभी आर्टिकल 85(1) में देखते हैं, एम्पावर प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही थिंक्स फिट, है ना, कि आर्टिकल 85 में ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है। अब आर्टिकल 85A ये भी आप लोग याद रखिएगा कि आर्टिकल 85A क्या बोलता है। आर्टिकल 85 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट साहब को अगर ये लग जाए कि भाई दोनों हाउस का समन बुलाना ज़रूरी है तो वो बुला सकते हैं। इन एनी केस ऑफ इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव सेशन ऑफ द हाउस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। हाँ, मतलब वो वही बात होगी कि दोनों हाउस में जो देरी होगी वो 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट में जो समन बुलाने का अधिकार किसको है? हमारे प्रेसिडेंट साहब को है। कब, कौन से आर्टिकल के थ्रू? 85 आर्टिकल के थ्रू। और दोनों ऑफिस जो है, दोनों हाउस जो है, उनके बीच का जो सेशन में गैप जो होता है, जो भी होता है वो 6 मंथ के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Thus, as per the Constitution, it is mandatory for लोकसभा to meet at last twice in a year। देखो, तो लोकसभा के लिए ये ज़रूरी है कि वो 1 साल में 2 बार तो कम से कम मिले, लेकिन 3 तो सीजन ही है ना। 3 सेशन होता है ना, समर सेशन एंड विंटर सेशन एंड एक और बीच में होता है। तो वो तीनों सेशन में तो वैसे 3 बार मिल लेते हैं, लेकिन अगर किसी इमरजेंसी की वजह से अगर ना 3 बार मिल पाए तो 2 बार मिलना तो ज़रूरी ही है। 6 महीने पे 1 बार तो मिलना ही है भाई। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 103, कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा शैल बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। अब अगेन मैं बोलूँगी, ये क्वेश्चन भी 50 बार आया हुआ है ना। कोरम ऑफ राज्यसभा, कोरम ऑफ लोकसभा, कोरम ऑफ लोकसभा, कोरम ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे भी पूछ देगा। 1/10 याद रखिएगा, 103 आर्टिकल याद रखिएगा, 103 याद रखिएगा, 100 ऑफ आर्टिकल याद रख लीजिएगा अच्छी तरीके से। उत्तर प्रदेश हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट 80, फॉलोड बाई महाराष्ट्र। याद रख लीजिएगा, आता है मैचिंग कराने के लिए। ये कोरम की कहानी तो याद ही रखना है भाई।
कोरम राज्यसभा लोकसभा दोनों में कोरम 1/10 ही है। कितना है, कितना है, कितना है, याद कर लो। चलो एक कहानी बताती हूँ याद करने की। 1/10, 1/10 याद ही कर लेना है इस चैप्टर को, है ना। चलो आगे देखते हैं। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है? अपने उत्तर प्रदेश के पास है, उसके बाद अपने महाराष्ट्र के पास है, देन अपना पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है जिसके पास है सबसे ज़्यादा सीट तीसरे नंबर पे। तो ये 3 तो याद ही कर लेना। इन जनवरी 2022 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट कंटेस्टिंग इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली पोल, है ना। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में 70 लाख 80 लाख 25 लाख रुपया बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता है नहीं। बस इतना याद कर लेना कि एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज किया है। किसने इंक्रीज किया है? प्रेसिडेंट ने इंक्रीज नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया है। किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा पॉइंट और बचा है हमारे पास, वो भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताया गया है कि इलेक्शन वर कंडक्टेड फॉर 496, ये है कि 28 लाख फ्रॉम द प्रोविजनल लिमिट एंड दिस। चलो जो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा टुक प्लेस ऑन 13 मई 1915 तो पहली मीटिंग जो लोकसभा की थी, पहली फर्स्ट मीटिंग जो लोकसभा की हुई थी वो 1952 में हुई थी। गणेश वासुदेव मावलंकर GV मावलंकर बने थे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड अपने पोस्ट पे कब तक बने थे? टिल डेथ ऑन 27 फरवरी 1956। उसके बाद हमारे अनंत्या श्यामम अय्यर साहब जी बने थे स्पीकर फॉर द रिमेनिंग टेन्योर के लिए बने थे। तो ये नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा, लेकिन GV मावलंकर साहब का नाम तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने की ज़रूरत है ना। उसके बाद जो हमारे पास आया है उसमें ये पूछा गया है कि इन 1954 a no confidence motion was brought against the first speaker of Lok Sabha GV Mavalankar by JB Kripalani and 21 other member of the Lok Sabha which got rejected by the Lok Sabha। कि JB मावलंकर साहब के लिए जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया था JB कृपलानी साहब के द्वारा, और उनके सपोर्ट में 21 और मेंबर थे क्योंकि भाई अकेले तो वो कर नहीं पाएंगे। तो 21 और मेंबर थे लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा आता तो नहीं है एग्जामिनेशन में, लेकिन आप एक बार दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज MA अयंगर तिरुपति। फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ मीरा कुमार। ये तो अभी रिसेंट तो नहीं कह सकते, मतलब हाल फिलहाल क्या मतलब बात है। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है स्पीकर ऑफ प्रेजेंट स्पीकर 17th ऑफ लोकसभा इन ओम बिरला। आपको कमेंट करके कमेंट में ये बताना है कि 8 प्रेजेंट अभी कौन स्पीकर है, क्योंकि अभी ओम बिरला साहब तो नहीं है, तो अभी कौन स्पीकर है हमारे लोकसभा का। इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट भी अभी अपलोड करेंगे थोड़ी देर में। और आप लोग इस तरीके से पार्लियामेंट का अगर ये 20 मिनट आपने दे दिए ना अपने पार्लियामेंट के चैप्टर में, मतलब आप सोचिए कि 20 मिनट के 3 से 4 वीडियो आने वाले हैं। और ये अगर आपने 1 घंटा प्रॉपर दे दिया पार्लियामेंट को, अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ का क्वेश्चन तो आपसे मिस होने ही नहीं वाला है, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। और पार्लियामेंट जो इंसान अभी पहली बार भी तैयारी में आया है ना, और उसने मतलब 2 साल के भी क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व किए हैं, तो उसको पता अच्छी तरह से है कि ये पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया वो सिर्फ फैक्ट है, मतलब हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। ऐसा मैंने कुछ कहानियाँ नहीं बताई कि हाँ ये हुआ वो हुआ वो हुआ, उससे भी बनते हैं, वो भी जानना ज़रूरी है, लेकिन वो जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में पढ़ने के टाइम करेंगे। लेकिन ये जो है ना, इसमें हर एक लाइन आंसर है, एक लाइन क्वेश्चन है, इतना समझिए। तो आप इसको जितनी बार देखें, जितना रिवाइज करें,
वॉक भी कर रहे हैं तो एक बार सुन लिए, लगा के थोड़ा मतलब 2x की स्पीड में कर लिए, 1.5x की स्पीड में कर लिए और सुनते जा रहे तो चीज़ें आपको ना मतलब बाद में रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ रहिए, हमारा सपोर्ट बनाइए और अगर आपका कोई सजेशन है तो अपना सजेशन भी हमें दीजिए। धन्यवाद।